सो क्वेश्चन 25 में हम देख रहे हैं एफडीआई रिक्वायरमेंट्स फॉर मर्जर और डीमर्जर और amalgamation of Indian companies. ठीक है, ठीक है। सो एफडीआई रिक्वायरमेंट्स फॉर मर्जर डीमर्जर अमालगमेशन ऑफ इंडियन कंपनीज, ये पॉइंट उठ के आता है। ठीक है, अब इस केस में कुछ चीजें क्लियर करते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक कंपनी थी वोडाफोन प्राइवेट लिमिटेड। वोडाफोन प्राइवेट लिमिटेड प्लस आइडिया लिमिटेड, इन दोनों का मर्जर हुआ, रादर अमालगमेशन। 230 अमालगमेशन हुआ। सो अमालगमेशन में दोनों कंपनी का अमालगमेट होकर एक नया एंटिटी बन गया। दैट न्यू एंटिटी वाज कॉल्ड वोडा आइडिया लिमिटेड। ओके, तो ये नया कंपनी बन गया। नाउ द पॉइंट इज, जब इन दोनों के शेयर होल्डर्स कंबाइंड हो गए तो बहुत से सॉरी शेयर होल्डर्स इंडिया के बाहर के भी थे। उनके लिए फेमा के रिस्ट्रिक्शंस क्या आ जाते या फेमा के कंप्लायंसेस क्या आते। प्लस अनदर कंपनी कॉल व्यास्या इंडसइंड बैंक लिमिटेड, जो बाद में डीमर्ज होके इंडसइंड बैंक बन गई। बाद में डीमर्ज्ड होके इंडसइंड बैंक बन गई। बराबर। सो ऐसे केसेस में इंपॉर्टेंट चीज ये रहती है जिसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड दैट परचेज कंसिडरेशन क्या है। जो भी जो भी ट्रांसफरर कंपनी है, अच्छा ये ट्रांसफरर कंपनी कौन सी कंपनी है? दैट मीन्स ये कंपनी एग्जिस्ट करेगी कि खत्म हो जाएगी? करेगी। अच्छा, जो कंपनी परचेज करती है दूसरे कंपनी को, ओके, तो परचेज करने वाली कंपनी को क्या बोलते हैं? ट्रांसफरर के ट्रांसफरी। और जो कंपनी को हम परचेज कर रहे वो ट्रांसफरी। उल्टा हो गया है। जो कंपनी परचेज कर रही है, द परचेजर कंपनी इज कॉल्ड ट्रांसफरी कंपनी, और जो कंपनी को हम खरीद रहे हैं वो है ट्रांसफरर। ट्रांसफरर एसेट्स ट्रांसफर कर रहा है और ट्रांसफरी उसको प्राइस दे रहा है। प्राइस देने वाला चेक देता है, चेक के ऊपर लिखा होता है पेई, तो ट्रांसफरी इज अ पेई। ओके, अब याद रखना। सो इसका मतलब ट्रांसफरी कंपनी के हिसाब से परचेज कंसिडरेशन हमेशा ट्रांसफरी कंपनी से आता है। परचेज कंसिडरेशन फ्रॉम ट्रांसफरी कंपनी। ओके,
सो परचेज कंसिडरेशन ट्रांसफरी कंपनी से आता है। अब इस केस में परचेज कंसिडरेशन जो है वो 3 कंपोनेंट्स में इजीली डिवाइड हो सकता है। 3 कंपोनेंट में, एक कंपोनेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं शेयर्स, दूसरा कंपोनेंट जिसको बोलते हैं डिबेंचर्स, और तीसरा कंपोनेंट जिसको बोलते हैं कैश बैंक। ठीक है, 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड होता है। अब अगर ये जो शेयर्स हैं, ये शेयर्स हम लोग पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया वाले को दे रहे हैं, दैट इज इशूड टू PROI। ये शेयर्स अगर पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया वालों को दे रहे हैं, ओके, तो इस केस में जो रिक्वायरमेंट्स है वो ये है कि 3 कंडीशंस मीट करना। एक तो एंट्री रूट्स, दूसरा सेक्टोरल कैप्स, एंड तीसरा अटेंडेंट कंडीशनैलिटीज। ठीक है, तो ये 3 रूट मीट करने चाहिए। अगर ये 3 रूट ट्रांसफरी कंपनी मीट करता है तो वो शेयर्स खरीद सकता है और इंडिया बाहर वालों को भी दे सकता है। बस इस चीज में उसको ये चीज का ध्यान रखने का है कि ट्रांसफरी कंपनी किसी भी प्रोहिबिटेड सेक्टर में नहीं होना चाहिए। ओके, एंड ट्रांसफरी कंपनी should not be engaged in prohibited sector। ठीक है, सो खरीदता है तो दे सकता है, बट द ट्रांसफरी कंपनी शुड नॉट बी एंगेज इन प्रोहिबिटेड सेक्टर। ठीक है, व्हाट इज डीमर्ज? डीमर्ज मतलब आप कंपनी के किसी यूनिट को अलग कर देते हो और अलग से उसकी यूनिट चलाते हो, उसको बोलते हैं डीमर्ज। ओके, दैट इज कॉल्ड डीमर्ज। जैसे पापा के साथ तू काम करता था, पापा ने बोला जा बाहर जा, अलग से अपना पैसा कमा और मेक योर ओन कंपनी, ग्रो योर ओन कंपनी। So he has demerged you from his entity। समझा? हाँ, जो खरीदेगा वो पैसा देगा। पैसा देने के 3 तरीके होते हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स, कैश। जब आप शेयर्स दे रहे हो तो सामने वाला फॉरेनर भी हो सकता है, तो फॉरेनर निकला, जैसे वोडाफोन और आइडिया में वो फॉरेनर निकला, तो इस केस में एंट्री रूट, सेक्टोरल कैप्स और अटेंडेंट कंडीशनैलिटी मीट करना कंपलसरी है। इसका मतलब खरीदने से पहले आप ये चेक करो ऑटोमेटिक रूट वाली है कि दूसरा चेक करो फॉरेनर्स की होल्डिंग कितनी हो जाएगी, तीसरा चेक करो RBI के क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है। ये चेक करने के बाद आप इंडिया के बाहर वालों को शेयर दे सकते हो। समझा? फाइन। सो ये था पॉइंट के मर्जर अमालगमेशन में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना। अच्छा, प्राइसिंग गाइडलाइंस। तो प्राइसिंग गाइडलाइंस के लिए अब क्या क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ती है, लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड दैट। अब बात करते हैं प्राइसिंग गाइडलाइंस की। Okay? हो तो गया। ठीक है, सो प्राइसिंग गाइडलाइंस के हिसाब से 2 चीजें, क्या ये कंपनी जिसकी प्राइसिंग कर रहे हैं वो लिस्टेड है, क्या ये कंपनी हम जिसकी प्राइसिंग कर रहे हैं वो अनलिस्टेड है। क्योंकि लिस्टिंग की प्राइसिंग गाइडलाइंस और उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती है, और अनलिस्टेड की प्राइसिंग गाइडलाइंस और उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती है। ठीक है,
सो ये कंपनी कौन सी है जिसकी हम प्राइसिंग कर रहे हैं, जिसके हम लोग शेयर्स खरीदने की बात कर रहे हैं? चलो लेट्स सी दैट। अगर ये कंपनी जिसकी हम प्राइसिंग कर रहे हैं वो लिस्टेड एंटिटीज है या फिर अनलिस्टेड एंटिटीज, ठीक है। सो लिस्टेड एंटिटीज में प्राइसिंग गाइडलाइंस के हिसाब से सो लिस्टेड एंटिटीज में प्राइसिंग गाइडलाइंस के हिसाब से वी विल सी एज पर सेबी गाइडलाइंस, ठीक है। सेबी के हिसाब से गाइडलाइंस होगी, दैट इज जो भी वैल्यूएशन होगा वो सेबी गाइडलाइंस। सेबी में आपको एक चैप्टर आएगा इश्यू एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, आईसीडीआर, इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर। उसमें आपको प्राइसिंग गाइडलाइंस के रेगुलेशंस आते हैं, वह आपको ये समझ में आएगा इसकी वैल्यूएशन कैसे होती है, ठीक है। जहां तक अनलिस्टेड कंपनीज है, अनलिस्टेड कंपनीज में हम लोग लेंगे वैल्यूएशन बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ मर्चेंट बैंकर, ठीक है। सो और चार्टर्ड अकाउंटेंट और मर्चेंट बैंकर का वैल्यूएशन लेंगे। कोई भी प्राइस इनके डिटरमाइन किए गए प्राइस से कम नहीं होगी, ओके। सो इसका मतलब जब भी आप शेयर्स इंडिया के बाहर वालों को दोगे, इट विल बी नॉट लेस देन, इट विल बी नॉट लेस देन दिस प्राइस। तो इसका मतलब ये रही इंडियन कंपनी, ये रही इंडियन कंपनी और ये रहा पीआरओआई। तो अगर इंडियन कंपनी किसी भी पीआरओआई को कोई भी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स देती है, कोई भी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स देती है, ठीक है। सो इस केस में इंडियन कंपनी पीआरओआई को कोई भी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट देती है, तो इस केस में सेबी के रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई करना अगर लिस्टेड है, या फिर वैल्यूएशन करवाना अगर अनलिस्टेड, और ये प्राइस उससे कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन दैट मच, ठीक है। कोई भी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट देती है। नाउ नाउ person resident in India and PROI, ठीक है। सो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, पीआरओआई को शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी इज ट्रांसफर्ड, लेट्स से शेयर ऑफ, कुछ नहीं वो देख लेता है, तुम लोग बात कर रहे हो तो अपने आप बच जाता है। शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी इज ट्रांसफर्ड, ओके। सो पीआरआई अगर पीआरओआई को इंडियन कंपनी के शेयर्स देता है, तो सवाल दूसरा कि कम से कम प्राइस कितना लेगा। पहला सवाल तो है शेयर्स दे सकता है, दूसरा सवाल कम से कम कितना लेगा। तो आरबीआई ने बोला भाई इस केस में एक काम करो, नॉट लेस देन कर दो। तो नॉट लेस देन व्हाट, नॉट लेस देन व्हाट। सो इसमें आप ये डिटरमाइन करो कि वेदर यू आर अ इंडियन लिस्टेड कंपनी और अ अनलिस्टेड कंपनी, ओके। अगर आप अपनी लिस्टेड कंपनी हो, लिस्टेड एंटिटी हो, ठीक है, तो एक पीआरओआई को शेयर्स देगा तो कम से कम वो सेबी डिटरमाइंड वैल्यूएशन वाला पैसा लेगा, दैट मीन्स एज पर सेबी गाइडलाइंस। सो एज पर सेबी गाइडलाइंस, जबकि आप एक अनलिस्टेड कंपनी हो,
अनलिस्टेड एंटिटी। सो इस केस में देयर विल बी अ वैल्यूएशन बाय CA or merchant banker. So there will be a valuation which will be done by a CA or a merchant banker in this area. Clear? समझा? So that means अगर एक PROI को शेयर्स देता है तो कम से कम उसके लिस्टेड कंपनी के शेयर्स में नॉट लेस देन एज पर सेबी गाइडलाइंस पैसा लेगा, या अगर इनलिस्टेड कंपनी है तो इससे वैल्यूएशन करवा के उतना पैसा लेगा। ठीक है, क्लियर? लेकिन अब दूसरा पार्ट, अगर हम लोग PROI से शेयर्स खरीद रहे हैं, बेच नहीं रहे हैं, खरीद रहे हैं, सो क्या चीजें आएंगे? तो हाउएवर अगर एक पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया एक PRI को, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया को शेयर्स देता है, दैट इज ट्रांसफर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, शेयर्स खरीद रहे हैं। सो इस बार RBI ने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, नॉट लेस देन की जगह पे नॉट एक्सीडिंग वर्ड यूज किया, दैट इज इंडिया के बाहर जो पैसा जाएगा इससे ज्यादा नहीं जाएगा, तो नॉट टू एक्सीड द प्राइस। ओके, नॉट टू एक्सीड द प्राइस। अब इस केस में प्राइस कौन सा है? तो वेल इट डिपेंड्स अगेन ऑन विच काइंड ऑफ कंपनी शेयर्स विल यू बी ट्रांसफरिंग। अगर आप शेयर्स लिस्टेड कंपनीज के ट्रांसफर कर रहे हो, लिस्टेड एंटिटीज, so if the transfer is as per listed entities, then as per SEBI guidelines, as per SEBI guidelines, by chance if you're transferring the shares of unlisted entities, so in that case there will be a valuation certificate by a chartered accountant or merchant banker. ओके, सो इन शॉर्ट पूरी कंप्लायंसेस ऐसी है। लिस्टेड एंटिटी के लिए हमेशा हमारे पास सेबी गाइडलाइंस, अनलिस्टेड के लिए CA सर्टिफिकेट और मर्चेंट बैंक का सर्टिफिकेट, लेकिन सिचुएशंस उन्होंने अलग अलग तरीकों से डिस्कस किए हैं। तो अलग अलग सिचुएशन क्या डिस्कस किए हैं? डिस्कस ये किया है कि या तो आप किसी कंपनी के शेयर्स, इंडियन कंपनी किसी PROI को अलॉटमेंट में देता है, दूसरा PROI को बेचता है, और तीसरा PROI PRI को बेचता है। ये तीन अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से डिस्कस किए। सो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट क्वाइट इंटरेस्टिंग अगेन, लेट्स सी अंडरस्टैंड। हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन 29 की तरफ। That talks about acquisition of property in India by NRI OCI. क्या इंडिया के बाहर वाले NRI OCI इंडिया में प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं? Okay, so that is acquisition of property in India by NRI OCI. ठीक है, सो इंडिया के बाहर रहने वाले NRI OCI अगर इंडिया में प्रॉपर्टी एक्वायर करना चाहे, जैसे आपका कोई रिलेटिव, अंकल, भाई, बहन या कोई और नेचर का इंडिया के बाहर रहता है, पर उसके दिमाग में कि इंडिया में भी एक अपना फ्लैट या घर होना चाहिए। ओके, सो अगर वो इंडिया में प्रॉपर्टी एक्वायर करना चाहता है तो फेमा के रिस्ट्रिक्शंस के हिसाब से क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है? पहली बात, कोई भी एग्रीकल्चर लैंड, प्लांटेशन एक्टिविटीज वाला लैंड नहीं देने का, कोई भी फार्म हाउसेस उनको नहीं देने का, क्योंकि वो हमारे खुद के एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए यूज होता है, तो उनको अलाउ हम नहीं कर सकते। ओके, अगर उसको इंडिया में एक्वायर करना है तो इंडिया में आके रहना होगा, समझा?
बाहर वालों को हम नहीं देते। एक सिंपल से एग्जांपल बताता हूँ। आपके अंकल ने लेट्स सपोज एक प्लांटेशन लैंड खरीद लिया, ठीक है, पूरा लैंड है, लेकिन अंकल को पैसों की जरूरत नहीं है क्योंकि वो इंडिया के बाहर से कमाते हैं। उन्होंने पूरे प्लांटेशन लैंड में कुछ भी काम नहीं किया, तो भी अंकल तो खुश है। लेकिन सफरिंग कौन कर रहा है? वहां पे रहने वाले लोग और वर्कर्स। हमारी पॉपुलेशन इतनी है कि हमें एग्रीकल्चर प्लांटेशन रेगुलरली चाहिए। अगर किसी दिन भी एग्रीकल्चरलिस्ट ने वो काम नहीं किया तो बॉस अपने लिए फ्यूचर में खाने पीने की प्रॉब्लम हो जाएगी। समझा? एंड दैट इज द रीजन वाई हम लोग इंडियंस को छोड़ के बाहर वालों को अपने लैंड एरिया नहीं देते हैं, क्योंकि ये सब क्यों? क्योंकि बाहर वाले भी नहीं देते हैं। आप इंडिया के बाहर चले जाओ, दे विल नॉट अलाउ इंडियंस एनी लैंड पोर्शन। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, पोल्ट्री फार्मिंग और ये सब उनके एरियाज में हमको अलाउड नहीं है। दे कैन कीप यू एज अ वर्कर बट नॉट एज अ ओनर। समझा? तो हम भी नहीं देते। और हम क्यों दें? क्योंकि हमारे उधर पॉपुलेशन इतनी है, एग्रीकल्चर लैंड बहुत छोटा होता है, बहुत वाइड नहीं है, रेगिस्तान है, कहीं पानी भरा हुआ है कहीं, तो एग्रीकल्चर होगा कैसे? समझा? तो वहां पर कैसे भी करके हम प्रोडक्शन मीट करते हैं उसका। तो बाहर वालों को दे दिया और बाहर वाले ने प्रोडक्शन नहीं किया, उसके लिए तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अपने लिए बहुत नुकसान है। क्लियर? तो यहां पर पहला चीज रिस्ट्रिक्शन इसी नेचर में डाला है, दैट इज एनआरआईज या ओसीआई नॉट अलाउड टू acquire. So NRIs, OCIs are not allowed to acquire what? So any kind of agriculture land, any kind of plantations, okay, or any kind of farmhouse, जिसको हम लोग शॉर्ट में याद रखने के लिए APF बोलते हैं, ठीक है, ताकि बार बार अगर ये रेफरेंस आए तो इजीली याद रहे। ठीक है? अब इसको छोड़कर अगर आपका कोई रिलेटिव इंडिया के अंदर प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है और वो बोलता है दैट देख बहन, मैं इंडिया में प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, तेरे को जॉइंट ओनर बना देता हूँ ताकि तू भी उस प्रॉपर्टी पे ध्यान रख सके और मैं ये प्रॉपर्टी खरीद के अपने नाम पे भी रख सकूं। आइडिया अच्छा है। सवाल बहन का क्या होगा? भाई पैसा कहां से लाएगा? ओके, फ्रॉम वेयर विल यू रूट योर फंड्स? तो फंड रूटिंग का आरबीआई ने जो तरीका बता रखा है वो ऐसा है कि फंड्स फॉर एक्विजिशन कहां से लाना है और कैसे। ओके, दैट इज कॉल्ड फंड्स फॉर एक्विजिशन। ठीक है? सो पहली बात, आप डायरेक्टली फॉरेन बैंक से इंडियन बैंक में पैसा डाल सकते हो। आप डायरेक्टली फॉरेन बैंक से इंडियन बैंक में पैसा डाल सकते हो और उसके थ्रू आप रूट कर सकते हो। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द स्मार्ट वे। ओके, दैट इज फ्रॉम फॉरेन बैंक्स remittance to Indian banks। ओके, डायरेक्टली डाल सकते। और आप एक काम कर सकते हो दैट जो भी इंडिया के बाहर के बैंक, इंडिया के बाहर रहते हो, आपने अगर इंडिया में अपना एनआरओ अकाउंट या एनआरई अकाउंट ओपन किया था, उससे भी घर खरीद सकते हो। ओके, सो फ्रॉम यूजिंग बैंक बैलेंसेस in India, that is NRE account और NRO। सो आप NRE या NRU यूज करके भी कर सकते हो। ठीक है, फाइन। अब इस केस में जब आप इंडिया के अंदर प्रॉपर्टी एक्वायर करते हो, आपका भाई इंडिया में आया, इंडिया में आके वो घर देखता है, घर देख के उसको घर पसंद आया, डाउन पेमेंट करने की बात हुई जिसको टोकन मनी बोलते हैं। टोकन मनी के नाम पे उसने ट्रैवलर्स चेक हाथ में रख दिया,
डॉलर मिलेगा डॉलर। ब्रोकर क्या बोलता है, भाई डॉलर नहीं चाहिए, रुपीज, बराबर। तो याद रखना, कोई भी पेमेंट फॉरेन करेंसी या ट्रैवलर्स चेक में नहीं होनी चाहिए, वो सिर्फ इंडियन रुपीस में ही होनी चाहिए। ऑलराइट, ये पेमेंट जैसे प्रियंका चोपड़ा इंडिया में आ जाए, घर देखती है, उसने अभी एक घर खरीदा भी था, तो घर खरीदते समय वो पेमेंट इंडियन रुपीस में करेगी, वो कभी भी डॉलर पेमेंट नहीं, और कैश में भी डॉलर नहीं देने का है ब्रोकर को कि ये ले ब्रोकरेज। वो करेगा क्या, वॉशिंगटन को देख के या अब्राहम लिंकन को देख के, तो डॉलर को मुझे चेंज करवाना पड़ेगा रुपीस में। हाँ, लिखी जा सकती। लेकिन तू बाहर, इंडिया के बाहर जो रुपया लेके जा सकता है वो 20,000 रुपया है। तू बोला बिना कन्वर्ट किए लेके आने के लिए, जो तू बोल रहा है ना कि मैं, तू इंडियन है तो इंडिया के बाहर जाता है, इंडिया के बाहर रुपीस लेके चले जाता है, और वापस इंडिया आता है रुपीस में ही इधर लेके आता है, और बिना कन्वर्ट किए यूज करना चाहता है, बराबर। बहुत सिंपल है, लेकिन तू इंडिया के बाहर लेके जा सकता है ओनली $20,000, 20,000 रुपीज, उतने में घर नहीं आएगा। तो वही करवाना है, कन्वर्ट आपको इधर ही करवाना है, क्योंकि बाय एंड सेल रेट देखते हुए इधर ही करवाना है। आप जिस कंट्री में जा रहे हो इधर से कन्वर्ट करवा के जाओ, वो तो आरबीआई खुद बोल रहा है। हाँ, वो तो बोल रहा है, ये बोल रहा है इंडिया से गांधी जी वाले रुपीस लेके जाओ। तो भारत में मैं बाहर जाके गांधी जी दिखा के वापस लेके आऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, ये फर्क है। चलो, डाउट क्लियर, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी दूसरी बात, हाँ, जो पेमेंट्स था, पेमेंट्स की बात कर दूं तो पेमेंट्स ऑफ फंड्स प्रोहिबिटेड फ्रॉम, सो पेमेंट्स कहां से नहीं करनी है, एक तो पेमेंट्स फ्रॉम ट्रैवलर्स चेक, सो पेमेंट फ्रॉम ट्रैवलर्स चेक, और दूसरा पेमेंट्स इन फॉरेन करेंसीज। ठीक है, तो ट्रैवलर्स चेक इन फॉरेन करेंसीज में पेमेंट नहीं करनी है। ठीक है, एक और चीज है, आप अगर अपने रिलेटिव्स यहाँ पे रखते हो तो यस, आप अपने रिलेटिव से भी गिफ्ट के तौर पे प्रॉपर्टी ले सकते हो, प्रॉपर्टी कैन बी गिफ्टेड ऑल्सो। ठीक है, तो वो भी अलाउ कर रखा है। दैट इज एनआरआईज या ओसीआई, दे कैन रिसीव प्रॉपर्टी इन गिफ्ट फ्रॉम PRI या फिर PROI रिलेटिव्स। ओके, लेकिन इस चीज में ध्यान रखना, कोई भी गिफ्ट एग्रीकल्चर लैंड, प्लांटेशन और फार्म हाउस का नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो गिफ्ट अलाउ नहीं कर रखा है, तो दैट मीन्स बट कैन नॉट एक्सेप्ट or receive, okay, agriculture land, plantations or farmhouses in gift. So ये गिफ्ट किसी भी नेचर में एग्रीकल्चर लैंड, प्लांटेशंस एंड फार्म हाउसेस का नहीं हो सकता। यहां तक कि एनआरआई चाहे तो किसी से भी प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में भी ले सकता है, क्योंकि अगर आपका भाई या बहन इंडिया के बाहर रहते हैं और सडनली घर में किसी की डेथ हो गई है, अंकल या आंटी की, और उनको इनहेरिटेंस में मिली है इंडियन प्रॉपर्टी, अब इसमें एक कैच है,
कि उनको एग्रीकल्चर लैंड प्लांटेशन फार्म हाउस इनहेरिटेंस में मिल सकती है, क्योंकि उसमें मैं मरे हुए आदमी पे रोक नहीं लगा सकता, लॉ है ना। तो गिफ्ट नहीं, इनहेरिटेंस किसी के मरने के बाद, तो उस पर मैं रोक नहीं लगा सकता। तो वहां पर आरबीआई वहां पे आके आरबीआई भी रुक जाता है। दैट इज एनआरआईज या ओसीआईज कैन रिसीव एनी प्रॉपर्टी, ओके, बाय इनहेरिटेंस from PRI या PROI। सो इनहेरिटेंस से भी आप ये प्रॉपर्टी ले सकते हो। क्लियर? बाय चांस किसी एनआरआई ओसीआई के पास प्रॉपर्टी आई है, कौन सी वाली? एग्रीकल्चर लैंड, प्लांटेशंस एंड फार्म हाउसेस। और अगर उनको ये प्रॉपर्टी नहीं रखनी तो उनके पास एक ही ऑप्शन है कि वो किसी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया को बेच सकते हैं, बस। ओके, दे कैन नॉट सेल टू आउटसाइडर्स। तो वो भी क्लियर कर दिया गया है कि एनआरआईज या ओसीआईज shall sell agricultural land, plantations of farmhouses, okay, agricultural land, plantations of farmhouses only to PRIs। ठीक है? और जो भी हमारे एनआरआई ओसीआईज हैं, जो भी अपने एनआरआई ओसीआई हैं, ठीक है, they can sell any other property to PRI, or PRI can sell any other property to PROI या फिर PRI subject to RBI conditions। subject to RBI conditions। ठीक है? सो ये प्रॉपर्टी किसी को भी बेच सकते हैं सब्जेक्ट टू आरबीआई कंडीशंस। अब समझ में आया? ठीक है? सो ये आपने सारे एस्पेक्ट समझे कि एनआरआई ओसीआई अगर इंडिया में प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखने का। इसके साथ जो दूसरा क्वेश्चन उठता है वो ये है, से फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 30, जिसको बोलते हैं जॉइंट एक्विजिशन, by spouse of NRI, or OCI। Okay, so when we talk about joint acquisition by the spouse of NRI OCI, so what are the terms to be understood here? Say for example प्रियंका चोपड़ा is NRI, लेकिन उसके हस्बैंड निक जोन्स के साथ, who is a foreigner, they have decided to acquire immovable property in India. So once they have decided to acquire immovable property in India, the proposal is to hold the property jointly। Yes, तो वो हस्बैंड एंड वाइफ जॉइंटली ओन करना चाहते हैं प्रॉपर्टी जिसमें से एक एनआरआई है। तो इस केस में क्या रिक्वायरमेंट्स है? वेल, आरबीआई इस पॉइंट्स पे क्लियर करता है कि अगर आप एनआरआई हो और आपका जो स्पाउस है वो फॉरेनर है, तो ऐसे केस में आप इंडिया में प्रॉपर्टी ओन करने के लिए क्या क्या चीजें रखोगे? फर्स्टली, किसी भी नेचर में एग्रीकल्चर लैंड, प्लांटेशन, फार्म हाउस नहीं होना चाहिए। सो नॉट टू एक्वायर
एग्रीकल्चर लैंड, प्लांटेशंस एंड फार्म हाउसेस। ठीक है। दूसरा, ये जो प्रियंका चोपड़ा और उसका हस्बैंड अगर इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो क्या, तो पैसा कहां से दोगे? पैसा आप कोई भी लेजिटिमेट रूट से दे सकते हो, बैंक से, एनआरई अकाउंट से, एनआरओ अकाउंट से, चलेगा, लेकिन ट्रैवलर्स चेक्स इन फॉरेन करेंसी में नहीं दोगे। कैश में पेमेंट नहीं करने का है, बैंक ट्रांजैक्शन होना चाहिए। सो दैट इज फंड्स फॉर एक्विजिशन, funds for acquisition, okay, that can be either remitted from foreign bank, okay, so they can remit the funds from the foreign bank or utilized by NRE account और NRO अकाउंट। सो आप NRE या NRO अकाउंट करके यूज कर सकते हो, बट किसी भी नेचर में पेमेंट प्रोहिबिटेड यानी ट्रैवलर्स चेक्स वगैरह में नहीं देनी है। दैट इज बट पेमेंट बाय ट्रैवलर्स चेक, okay, by travelers check or foreign currency is prohibited. Currency is prohibited. So the payment by the travelers check of foreign currency is prohibited. ठीक है। एक और important conditions इसमें डाली है कि उनकी शादी को कम से कम 2 साल हो जाने चाहिए तो ही इंडिया में घर ले सकते हैं जॉइंटली, ओके, नहीं तो इंडिविजुअली ले सकते हैं, पर जॉइंटली के लिए 2। सो दे शुड बी मैरिड, दे शुड बी मैरिड एंड subsisting for at least 2 years, before acquisition. ठीक है। ऐसा ही प्रपोजल अमेरिका में भी है कि अगर आपने किसी अमेरिकन से शादी की है और 10 सालों से शादीशुदा जिंदगी में, तो आपको अमेरिकन सिटीजनशिप एंड जॉइंट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी एक्वायर करने का राइट दे देते हैं, पर इट हैज टू बी 10 कंटिन्यूअस ईयर्स। ओके, दैट्स हाउ इट इज। वो सिटीजनशिप नहीं, वो ग्रीन कार्ड देते हैं। ग्रीन कार्ड इज जस्ट अ रेसिडेंस कार्ड दैट डजंट गिव यू सिटीजनशिप। ओके, देन PROI जो आपके NRI का स्पाउस है, NRI का स्पाउस है, PROI स्पाउस, ओके ओके, वो किसी गलत काम में नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बहुत बड़ा क्रिमिनल है तो फिर जॉइंट ओनरशिप किस बात की एक्वायर करेंगे। तो दैट स्पाउस शुड नॉट बी prohibited by law, okay? Prohibited by law. So वो किसी गलत काम में नहीं होना चाहिए। अगर वो किसी गलत काम पे नहीं है तो ही वो जॉइंट ओनर बन सकता है। क्लियर सबको?